हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी में आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। अगर आज की इस वीडियो पर आपने क्लिक किया तो आपको ना पूरी की पूरी हिंदी में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, बहुविकल्पी प्रश्न, निबंध लेकर सब कुछ लेकर आया हूं। यानी कि 160 वीडियो है। आज से हिंदी का बिल्कुल खेल खत्म हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को सुन भी लेते हो तो भी आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आप सिर्फ जाकर अपने आंसर शीट पे सभी क्वेश्चन का आंसर उतार देना, ठीक। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ये जो पेपर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी 24 फरवरी को यूपी बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम देना, और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि अब आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। और इससे एक भी बाहर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इस वीडियो को केवल सुन भी लेते हो तो भी आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। 24 फरवरी को इससे बाहर अब एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। आज से हिंदी का बिल्कुल खेल खत्म। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश देखेंगे, जो कि गद्यांश 6 नंबर का आता है और पद्यांश आपका 6 नंबर का आता है। यानी यहां से आपके 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। यानी यहां से भी आपको 10 नंबर बिल्कुल पक्का। आज की ये जो वीडियो होने वाली ना, ये क्वेश्चन पेपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक आपके जितने भी पेपर कराया है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले। और इन सभी पेपर का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी पेपर है, इन सभी पेपर का आज की इस वीडियो जो है निचोड़ बिल्कुल जैसे तेल निकाल लिया जाता है, वैसे इन सभी पेपर से इसका तेल निकाल लिया गया। और यहां से आपको 110% अच्छे मार्क्स हिंदी में आएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले। यहां पे देख सकते हो इतने सारे पेपर हमारे पास पड़े, इन सभी का ये निचोड़ है, ठीक है। और इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा। एंड देखेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध लेखन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो क्या कितने कितने देखने वाले, 40 ठो देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, जहां से आपका 20 नंबर बिल्कुल सिक्योर पक्का हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, जहां से आपका बिल्कुल कितना नंबर, 12 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 नंबर का गद्यांश देगा और 6 नंबर का पद्यांश देगा। 3 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा और यहां से भी 6 नंबर आपके पक्के हो गए। एंड देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। एंड देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। एंड इसके साथ ही साथ 2 सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन भी देखेंगे, जिसमें पहला रहेगा पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा रहेगा छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। इस वीडियो को मेरी मकसद है सिर्फ आप सुन लो, ठीक है। सुन लोगे तो आप लिख लोगे भाई, इतना सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना, पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। हम आपके साथ है, 70 नंबर अब आपके हाथ में है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश नहीं, सबसे महत्वपूर्ण 40 बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, जहां से आपको 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम लोग बहुत फास्ट दिखेंगे क्योंकि अभी हमें लोग के पास बहुत समय कम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक है, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग के हैं कि शुक्ल युग के हैं कि शुक्लोत्तर युग के। पंडित प्रताप नारायण जो मिश्र थे वो किस युग के लेखक है, तो वो आपके हैं भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है कि एकांकी है। तो ये आपका उपन्यास है, ठीक है। क्या है? उपन्यास। और गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके आप बता दो। एंड तीसरा क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि कलम का सिपाही की विधा है, ठीक है। कलम की सिपाही जो है ये अमृत राय जी का काफी प्रसिद्ध जीवनी है, ठीक है। क्या है? जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी, आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो आप जानते हैं कि जो लहरों के राजहंस है उसके जो लेखक है वो मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है? कवि है कि उपन्यासकार है कि आलोचक है कि नाटक
कार है। तो ये आलोचक है, ठीक है, क्या है, आलोचक, जो कि आपका पहला पार्ट मित्रता लिखे हुए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों कि आकाशदीप के लेखक है अमरकांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद जी है, निराला जी है। तो आकाशदीप के जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद जी की काफी प्रमुख रचना है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मैला आंचल के रचनाकार है मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये मैला आंचल के रचनाकार है। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, प्रयोगवादी है। तो ये जो है ये रीतिबद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, बिहारी लाल की, सी है कि घनानंद की, कि भूषण की। तो रामचंद्रिका कवि प्रिया जो है ये केशव दास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। देखो बच्चों, आप में दो रस है, एक करुण है और एक हास्य, और यही दो रस आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और इसको एक तरीके से और पूछ सकता है, कैसे, करुण रस का एग्जाम्पल दे देगा, जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो जब भी शोक होगा उसमें दुख आएगा, शोक आएगा, ठीक है, दुख भावना इत्यादि आएगी। और जब आपका हास्य रस का एग्जाम्पल होगा तो उसमें हंसी आएगा, ठीक है, और उसकी वेशभूषा की बात रहेगी जो कि आलंबन टाइप का वेशभूषा रहेगा। और इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल है कि आपने इसका एग्जाम्पल याद किया होगा कि बिंद के वासी, ठीक है, बिंद के वासी वाला एग्जाम्पल भी दे सकता है। तो इस तरह से देगा, यहाँ से आपकी 1 नंबर बिल्कुल पक्की हो गए। एंड यहाँ पे 12 नंबर सोहत ओडे पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोलीन बड़ी शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे जब भी आपको मनो, मनहु, मानो, जनहु, जानो इत्यादि शब्द दिख जाए, ठीक है, मनु, जनु, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका संभावना व्यक्त किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ये दो देखो, आप में दो छंद, एक तो रोला है, एक सोठा, यही दो चीजें पूछेगा, ठीक है। रोला में कितने छंद होते हैं, रोला में कितने चरण होते हैं, कितने मात्राओं पर यति होता है, और सोठा में कितने चरण होते हैं। सोठा आगे एक एग्जाम्पल भी दे देगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है, और रोला का भी एग्जाम्पल दे देगा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। जब तक आपको मात्राएं ज्ञात करने का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कैसे 1 नंबर पक्का कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये चीजें देता है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं तो आप तो बता दोगे, सोठा में कितने चरण होते हैं आप बता दोगे, कितने मात्राएं होती है ये चीजें आपको, इसका परिभाषा और इसमें कितनी मात्राएं होती है, मात्राओं को कैसे गिना जाता है ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं भी देखूं कि आप लोग की तैयारी भी कहां तक गई है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ पे उपकार लिख दे और इसमें पूछे कि क्या उपसर्ग होगा तो इसका शुरू के 2 शब्द ही इसका क्या बन जाता है, उपसर्ग। तो इसमें अधि है तो आपका क्या बन जाएगा, अधि ही क्या बन जाएगा, आपका उपसर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 नंबर है। 15 नंबर दे रखा है कि त्वया पद युष्मद शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो ये आपका तृतीया एक वचन है, ठीक है, क्या है, तृतीया एक वचन। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों कि तिरंगा में कौन सा समास है। अब देखो इसका पहला अक्षर संख्यावाचक हो गया। अब ये पंचमुखी दे सकता है, त्रिभुज दे सकता है, खष्टभुज दे सकता है, चौराहा दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी होगा संख्यावाचक होगा तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाचक होता है। आप में 2 समास, एक द्विगु है और एक द्वंद्व है, ठीक है। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप पाया जाता है, और शब्द का लोप पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल जब भी देगा तो इस तरह से देगा माता और इस तरह का पिता लगाकर पूछ देगा कि उपयुक्त इसमें कौन सा समास है। तो जब भी ये छोटा सा डैश आपको दिख जाए तो आंख बंद करके आप क्या मारोगे, द्वंद्व समास मारोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर इसी को हटाकर इसकी जगह पे और लिख देगा तो भी इसको आप द्वंद्व मारोगे। अगर ये चीजें लिखा है माता डैश पिता और इसका कह देगा कि समास विग्रह करो तो इस डैश को हटाकर हम क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से ही ये पूछेगा। और यहाँ पे द्विगु समास देखो कैसे पूछेगा, ये
दिगु का क्या है, चौराहा है। चौराहा का मतलब होता है चौराहा। चौराहा मतलब पहला संख्यावाचक है, 4, 5, 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जान जाएंगे कि द्विगु समास। अब इसका देगा कि चौराहा का समास विग्रह होगा 4 राहु का समूह, पंचमुखी का समास विग्रह होगा 5 मुखों का समूह, तिरंगा का समास विग्रह होगा 3 रंगों का समूह। अब यहाँ पे तिरंगा में कौन सा समास है, ये संख्यावाचक है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूछेगा और कोई तरीका इसके पूछने का नहीं है। अब इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विधानवाचक वाक्य है, यानी कि इसमें विधानवाचक वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे सागर में लहरें उठ रही हैं, ये क्या है, विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप है, क्षीर है कि क्षीर है कि क्षीर है कि खिन्न है। तो यहाँ पे आपका जो क्षीर है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है 19 नंबर कि वाच्य का भेद नहीं है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कि क्रियावाच्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वाच्य का भेद नहीं है ये आपका क्रियावाच्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि वे मुंबई जा चुके हैं, रेखांकित पद का परिचय। अब इसका आपको परिचय बताना है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक। इसके नीचे लिख दे, एक पाई खींच देगा। ठीक है, और इसी का परिचय आपसे पूछ रखा है। अब इसके बाद यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 21 नंबर है और ये 22 नंबर है और ये 23 नंबर है। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी, गुलाब राय जी, इला चंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद जी। तो आपके प्यारे बच्चों हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। तो यहाँ पे आपका 22 नंबर का होगा भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर दे रखा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये कहानी विधा है कि आत्मकथा है कि उपन्यासकार है कि निबंध है। ठीक है, तो नीड़ का जो निर्माण है ये आपका आत्मकथा है। ये हरिवंश राय बच्चन जी का है जो कि अमिताभ बच्चन की पिताजी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजेंद्र यादव। ठीक है, अब इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद जी, हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा जी। तो जयशंकर प्रसाद की काफी प्रसिद्ध रचना है ध्रुव स्वामिनी, इनका नाटक है। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रीति काल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो रामचंद्रिका कवि प्रिया है ये सब क्या है आपकी रीति काल की रचना है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक भी 3 बार प्रकाशन किया गया था। प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक, जिसे आपके वो किए थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन में किए थे काम और इसमें सन 1943 ईस्वी में आपके प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और 1953 ईस्वी में द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकायतन के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी। तो लोकायतन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की काफी प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। देखो ये सब चीजें नया चीजें दिया गया है। तो अशोक वाजपेयी जी बहुरी अकेला के रचनाकार है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रीति काल की समयावधि माना जाता है कितने से कितने ईस्वी तक रीति काल को माना जाता है। 1600 से 1616 ईस्वी, सन 1800 से 1818 ईस्वी, सन 1643 से 1843, सन 1600 से 1632 ईस्वी। तो ये प्यारे बच्चों आपका माना जाता है 1643 से 1843 ईस्वी तक रीति काल की समयावधि माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हास्य रस का स्थायी भाव है भय है कि विस्मय है कि उत्साह है कि हास्य है। तो यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जहां पर उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म के आधार पर समानता किया जाए
वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार कि अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका परिभाषा याद रहेगा। तो ये उपमा अलंकार होता है, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना किया जाता है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 22 होती है, 24 होती है, 36 होती है कि 12 होती है? ठीक है, तो यहाँ पे 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। एंड सोरठा छंद में कितने मात्राएं होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो यहाँ पे आपका अनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तस्य का विभक्ति और वचन रूप है? तस्य का, ठीक है, तो तस्य का है खष्टी और एक वचन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, तो आप आंख बंद करके बता दोगे। पंचवटी में समास है, यहाँ पे ये संख्यावाचक हो गया। पंच मतलब 5, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, संख्यावाचक है तो क्या होगा? द्विगु समास। अब इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि सूरज का तत्सम रूप है, यानी शुद्ध रूप क्या है? सूर्य है, दिनकर है, सूरीज है कि प्रकाश है? तो इनका जो शुद्ध रूप होगा वो सूर्य होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है? वह लड़का गांव में जाकर बीमार हो गया, या क्या हो सकता है इसका संयुक्त वाक्य? तो वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ठीक, ये संयुक्त वाक्य है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि वाच्य के भेद हैं? कितने भेद हैं वाच्य के? 2, 4, 3 कि 5? तो ये आपके हैं 3, ठीक है, वाच्य के कितने भेद हैं? 3। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि विशेषण पदों के परिचय में क्या बताया जाता है? तो इसमें भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, विशेष्य बताया जाता है। यहां तक हमारे 40 बहुविकल्पी कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट गद्यांश। इस यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देख लिया। अब देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करा देगा। यहाँ पे पहला गद्यांश है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अब यहाँ पे है आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। इसको केवल सुन लेना, आप इसी तरह से लिखना जैसे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या अपना डाल लेना, ये 21 के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे 21 डाल लेना। गद्य विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। अब यहाँ पे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता को ब्लैक पेन से यूनाइटेड कामा में नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है कि आपकी एक भी नंबर ना कटे। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्ची मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होते हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र बुराई से मुक्त कराने और अच्छाइयों को बढ़ाने में इस पार है, अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। यहाँ पे है कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य की और मर्यादा की भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग से बचाएं। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है गद्यांश, जो कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता आ रहा है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। लिखने का तरीका क्या होता है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आइए आंसर शीट पे देख लेते हैं। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। खंड ब डाले, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क, यह एक नेटिव डैश डैश हो गया। इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हमने पहला गद्यांश किया, क्योंकि एग्जाम में 2 गद्यांश आएंगे। पहला नंबर पे संदर्भ
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींचा गया, एक लाइन खींची गई है। इसी की व्याख्या केवल हमें इतना का ही व्याख्या अपने शब्दों में करना होता है। यहाँ पे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता चला आ रहा है। यह कभी कभी स्थूल रूप में अर्थात मूर्त रूप में किसी महापुरुष के रूप में भी जन्म ले लेता है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और इसको कैसे लिखना है, इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है आज मानव मात्र के लिए सत्य और अहिंसा, अमरत्व में सत्य और अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका गद्यांश देता है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ा ही सुखद लगती। अब इसका भी सेम प्रोसेस आपको करना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, कैसे लिखना है, ये आंसर शीट पे देख लेते हैं। इस तरह से आपको खंड ब डालना है, वर्णात्मक प्रश्न डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 डालना है। गद्य है कि जो तरुण संसार डैश डैश काल बना रहता है। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया। संदर्भ पहले नंबर पे तो डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया और इस पाठ के लेखक स्वयं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। तो इस तरह से आपको लिखना है। एंड दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर, ठीक है, और यहां तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींचा गया है, एक लाइन खींची गई है, ये दिख रहा है आपको। इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पे है करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि ऐसी व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार करके वृद्ध हो गए हैं, उन्हें बचपन की यादें बहुत ही सुखद जान पड़ती है, इसलिए वे बचपन के स्वप्न देखा करते हैं। इसी प्रकार एक बार युवकों को जहां उनका, आगे देखते हैं, उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों को अभिलाषा रहती है कि उनकी भविष्य की कल्पना वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर ले। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वो वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे लिखना एग्जाम में। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देता है जो कि इसी में से है कि तरुण और वृद्ध दोनों में क्या अंतर है या दोनों क्या चाहते हैं। देखो, तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, क्योंकि तरुण परंपराओं की विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं, तो वहीं वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों के समर्थक होते हैं। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। जो तरुण और वृद्ध दोनों होते हैं, जो नया उम्र के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम अब भविष्य में ये बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, हम इतने पैसे कमाएंगे, हमारी शादी ब्याह होगी। और वहीं जो वृद्ध हो गए, जिनकी सब कुछ हो गया है जिंदगी में, वो चाहते कि हमारी बचपना कैसी थी, हम उम्र में ये करते थे, ठीक है, दो लोगों को घुमाते थे साथ में, ये सब चीज़ें वो सोचते हैं। और सोचते कि वो जवानी भी क्या जवानी थी, ठीक है, जिसकी कोई कहानी ही नहीं बनी, ऐसे चीज़ें सोचते हैं। तो ये चीज़ें पूरी की पूरी यहाँ पे आपका एंड होती है गद्यांश। इन तीनों गद्यांश को मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश। यहाँ पे है आता है पद्यांश, ठीक है। पद्यांश राइटिंग जो कि आपका कितने मार्क्स का आएगा, ये भी 6 मार्क्स का आएगा। 3 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे और यहाँ से 6 नंबर आपके पक्के करा देंगे। है क्या कि चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरे लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। अब यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए 2 नंबर और एक क्वेश्चन देता है, इसके लिए आपको 2 नंबर, 6 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क, चरण कमल डैश डैश तिहि पाई। संदर्भ है पहले नंबर पे यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी
है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे रेखा यानी लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी है। यहाँ पे देखो कैसे करना है कि मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। ऐसी व्याख्या करना है। यहाँ पे सिंपली आप देख ही सकते हो कि जा की कृपा पंगु गिरे लंघ है, उसकी कृपा मात्र से इंसान जो है वो पर्वत को लांघ सकता है, यानी अपने परेशानियों से दूर हो सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है उसकी कृपा मात्र से। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गुंग व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी जो रंग एकदम गरीब से गरीब लोग हैं वो भी अपने सर पे छत्र धारण करके चलने लगते हैं। अब यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर लिया, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। ठीक है, वो गुरु है चरण कमल जिसका कमलवत, जिसका चरण ही कमल के समान कोमल है, अर्थात राम की बात किया जा रहा है। ठीक है, इनकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौ दे बूझती साच नहासी। यहाँ पे जब उद्धव जी गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कहने के लिए आते हैं तो यही क्वेश्चन जो होती है, गोपिकाएं बहुत चालाक होती हैं, उनसे क्वेश्चन कर देती है निर्गुण कौन देश को वासी, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौ दे बुझती साच न हंसी, मैं आपसे सही सही हंसी नहीं करता हूँ, सही सही पूछता हूँ, सच सच बता दो कि ये किस देश का रहने वाला है। कौ है जनक, कौन है इसके पिता, कौ है जननी, कौन है इसकी माता, कौ नारी कौ दासी, इसके नारी कौन है, इसके दासी कौन है, इसकी वेशभूषा कैसी है, ये किस रस का अभिलाषी है। ठीक है, इतना ये ऐसे ही व्याख्या करना है। पावे गुपुनी क्यों आपने जो करेंगे गौसी। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें बता देते तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। सुनत मौन है न रहियो बावरो, सूर सबय मती नासी। ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे पास एक ही दिल था वो श्री कृष्ण के साथ रह गया, अब मैं बावरी हो गई हूँ। ठीक है, हमारा दिमाग ही नष्ट हो गया है, हमारी मति मारी जा चुकी है। ये है, इसमें जहां से भी आएगा पद्यांश का, कहीं यही नहीं कि यहीं पर देगा रेखांकित, नीचे भी दे सकता है, तो जहां से देगा आपको पूरी व्याख्या ऐसे लिखना है। यहाँ पे पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना आंसर शीट पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों पद्यांश उत्तर डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे 22। ठीक है, पद निर्गुण कौन डैश डैश मति नासी। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित शीर्षक पद के सूरसागर से लिया गया है और इसके रचयिता स्वयं कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, जैसे मैं आपको बताया। चीजों को ब्लैक पेन का ध्यान देना है, पद्यांश को, हिंदी को, इनके शीर्षक को पद शीर्षक के सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या डालना है इस तरह से, जिसे यहाँ पे हमने डाला है कि क्या प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि वे उद्धव जी मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती, आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं या चर्चा की बात कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। अब ये तो हो गया आपका एक पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे है इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं। तो इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। तो ये पूरी आपकी एक व्याख्या हो गया। और लास्ट एक इस पद्यांश में है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखना है। लिखना कैसे, आइए देखते हैं आंसर शीट पे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी। इसमें क्या देखना हमें, प्रस्तुत कविता का हमें संदर्भ देखना है। संदर्भ देखिए कैसे लिखना, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालना है। पद्य अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन। संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम
नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या क्या हाथ करना है? देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे जो रस है उपयुक्त पंक्ति में वीर रस है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीर रस है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, हमारा ये जो इम्पोर्टेंट पद्यांश था 3 ठो, ये समाप्त होता है। जैसे ही समाप्त होता है यहाँ पे हमारा आ जाता है इम्पोर्टेंट, देख सकते हो क्या आएगा, इम्पोर्टेंट संस्कृत की गद्यांश, जो कि हमको 5 नंबर बिल्कुल फिक्स करा देगा मेरा। सबसे पहले यहाँ पे है पहला नंबर कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत ही पहले का प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थिता। यह विमल सलिल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटाना मूल्याकृति पक्तिम धौलयाम चंद्रिकाय बहुत राजते। यहाँ की घाटों की जो सीढ़ियां हैं वो वल्याकृत है। ठीक है, पंख और ये जो चंद्रमा के प्रकाश में काफी ज्यादा सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटक सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयंती। अनगिनत पर्यटक दूर दूर के देश से यहाँ पर डेली आते हैं। अस्या घटानम च शोभा विलोकिम इमा बहुत प्रशंसती। यहाँ के घाटों की शोभा बढ़ाते और इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते। इसको आंसर सीट पे कैसे लिखना है ये चीजें देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 23 डालना है। ठीक है, 23 के अंतर्गत आता है संस्कृतगत वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसती। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। ऐसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, संस्कृत गद्य इयम नगरी डैश डैश स्पृहन्ते। अब यहाँ पे संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे आपको लिखना है। हिंदी अनुवाद आप सुन लो, ठीक है, सुन लोगे, लिखने में काम आएगा। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में नहीं अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों मेरा इम्पोर्टेंट संस्कृत गद्यांश समाप्त होता है। अब जो आएगा वो देखो, यहाँ पे गद्यांश समाप्त होने के बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश आएगा जो कि 2+3 है। 5 नंबर का ये भी है, तो यहाँ से भी मेरे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि चीजों को यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको लिखना कैसे। यहाँ पे आंसर शीट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे संस्कृत पद्य है सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ये किस पाठ से लिया गया? सर्वे भवन्तु भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। याद रखना, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है कि यहाँ पे देखो हिंदी में अनुवाद कैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इस तरह से आपको लिखना है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो या निरोग हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि नीर क्षीर विवेके हंसलास्यम तोमेषु तनेषु चेत विश्वस्मिन् धान्यम कुलवृत्तम पाल्यस्यति कह। इसको देखना कैसे आपको लिखना। यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 24 डालनी है। संस्कृत श्लोक नीर क्षीर डैश डैश पाल्यस्यति कह। यहाँ पे संदर्भ लिखना है
कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्यखंड में संकलित अन्योक्ति विलासः, इसको देखते हैं अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, आएगा लिखना है, अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया? नीर छीर वाला अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, हंस के पक्ष में हंस, यदि तुम जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करते हो तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल मर्यादा हंस का पालन करेगा। इसके मतलब हंस में ये गुण होता है कि वो दूध से पानी को अलग कर देता है। अगर वो ऐसा करने में आलस्य करता है तो यही व्यक्ति, जो इसमें लेखक कह रहा है, कवि जो कह रहा है कि हंस के पक्ष में हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे तब तुम्हारे संसार में दूसरा व्यक्ति अपनी कुल मर्यादा का पालन कैसे करेगा। यानी कि एक तरह से हंस पे डालकर ये सीधा का सीधा कवि जो है मनुष्य को कह रहा है। यानी कि आपका काम है पढ़ना, आपका काम है लिखना, अगर आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे काम करोगे तो फिर कौन दूसरा जानवर करेगा। यही चीजें है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे तीसरा वाला है, ये दे रखा है माता गुरुतरा भूमि, यानी भूमि से महान माता जी हैं। खात पी तो च तरस्तता, ये आकाश से ऊंचा पिताजी का स्थान है। मनः शीघ्रतम वातात, वायु से भी तीव्र गति मन की है। चिंता बहुतरी तिड़ात, तिनकों से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता है। तो आपको इसको ऐसे लिखना, ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है, हवा प्राप्त से स्वर्ग जित्वा व वजस्य महिमन निराश निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरो। यहाँ पे कहा गया कि यदि आप युद्ध करते हो तो डटकर युद्ध करो युद्ध के मैदान में। अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर तुम जीत गए युद्ध को तो धरती के सुख को भोगे। कैसे लिखना है यहाँ पे देखो, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। हवा डैश डैश विगत ज्वर। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित बीरह बीरेण पूज्यत नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। हिंदी अनुवाद है, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो तुम पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध को करो। तो यहाँ तक तो हमारी कहाँ तक एंडिंग हो गई हमारी प्यारे बच्चों? 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश तक एंडिंग हो गई। अब हमें देखना 2 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, जिसमें पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। तो हम सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण पे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 23 डालना है, ठीक है। 23 के अंतर्गत आता है संस्कृतगत वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसति। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। ऐसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। संस्कृत गद्य इयम नगरी डैश डैश स्पृहन्ते। अब यहाँ पे संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे आपको लिखना है। हिंदी अनुवाद आप सुन लो, ठीक है, सुन लोगे लिखने में काम आएगा। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में नहीं अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों मेरा इम्पोर्टेंट संस्कृत गद्यांश समाप्त होता है। अब जो आएगा वो देखो, यहाँ पे गद्यांश समाप्त होने के बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश आएगा जो कि 2+3 है।
5 नंबर का ये भी है, तो यहाँ से भी मेरे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक चीजों को प्यारे बच्चों इसको लिखना कैसे। यहाँ पे आंसर शीट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे संस्कृत पद्य है, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ये किस पाठ से लिया गया? सर्वे भवन्तु भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। याद रखना, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है कि यहाँ पे देखो हिंदी में अनुवाद कैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखे, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इस तरह से आपको लिखना है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो या निरोग हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि नीर क्षीर विवेके हंसलास्यम तोमेषु तनेषु चेत विश्वस्मिन् धान्यम कुलवृत्तम पाल्यस्यति कह। इसको देखना कैसे आपको लिखना। यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 24 डालनी है। संस्कृत श्लोक नीर क्षीर डैश डैश पाल्यस्यति कह। यहाँ पे संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड में संकलित अन्योक्ति विलासः, इसको देखते हैं अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, आएगा लिखना है, अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया? नीरक्षीर वाला अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, हंस के पक्ष में हंस, यदि तुम जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करते हो तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल मर्यादा हंस का पालन करेगा। इसके मतलब हंस में एक गुण होता है कि वो दूध से पानी को अलग कर देता है। अगर वो ऐसा करने में आलस्य करता है तो यही व्यक्ति जो इसमें लेखक कह रहा है, कवि जो कह रहा है कि हंस के पक्ष में हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे तब तुम्हारे संसार में दूसरा व्यक्ति अपनी कुल मर्यादा का पालन कैसे करेगा। यानी कि एक तरह से हंस पे डालकर ये सीधा का सीधा कवि जो है मनुष्य को कह रहा है। यानी कि आपका काम है पढ़ना, आपका काम है लिखना, अगर आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे काम करोगे तो फिर कौन दूसरा जानवर करेगा। यही चीजें है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं क्या है। आपका यहाँ पे तीसरा वाला है, ये दे रखा है माता गुरुतरा भूमि, यानी भूमि से महान माता जी हैं। खात पी तो च तरस्तता, ये आकाश से ऊंचा पिताजी का स्थान है। मनः शीघ्रतम वातात, वायु से भी तीव्र गति मन की है। चिंता बहुतरी तिड़ात, तिनकों से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता है। तो आपको इसको ऐसे लिखना, ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है हवा प्राप्त सही से स्वर्ग जित्वा व वजस्य महिमन निराश निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरो। यहाँ पे कहा गया कि यदि आप युद्ध करते हो तो डटकर युद्ध करो युद्ध के मैदान में। अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर तुम जीत गए युद्ध को तो धरती के सुख को भोगे। कैसे लिखना है यहाँ पे देखो, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। हवा डैश डैश विगत ज्वर। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित बीरह बीरेण पूज्यत नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। हिंदी अनुवाद है, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो तुम पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध को करो। तो यहाँ तक तो हमारी कहाँ तक एंडिंग हो गई हमारी प्यारे बच्चों, 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश तक एंडिंग हो गई। अब हमें देखना 2 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, जिसमें पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। तो हम सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों निबंध लेखन लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, पर्यावरण प्रदूषण डाल देंगे, रूपरेखा डाल देंगे, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है और प्रदूषण की रोकने का उपाय क्या हो सकता है, उपसंहार लास्ट हेडिंग इसकी है। प्रस्तावना में लिखेंगे विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ होता है स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, अतः अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इसका ये अर्थ है। प्रदूषण के प्रकार क्या है देखो, आज के वातावरण में
प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ती है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। इसमें हम पहली हेडिंग देखते हैं, वायु प्रदूषण। यहाँ पे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण इसकी पहली हेडिंग है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव, यहाँ पे है मानव, अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, धुआं सबसे मुख्य कारण वायु को प्रदूषित करने का। जल प्रदूषण नेक्स्ट है आपका। जल का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके अनेक बीमारियां पैदा होती है। इसके बाद है कि दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है ध्वनि प्रदूषण। अब यहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक प्रमुख या नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। रासायनिक प्रदूषण है। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। ऐसे आपको लिखना है। लास्ट हेडिंग इसकी अब देखो, सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। और दूसरा कारण इसका विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे लिखना है। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या हो सकता है? बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है उपसंहार। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निबंध। आपका निबंध लेखन है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। ठीक है, ये कई तरह से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। भ्रष्टाचार पे निबंध लिखो, भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है। रूपरेखा, प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का अर्थ, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय, उपसंहार। ठीक है, अब यहाँ पे पहली हेडिंग है आपकी प्रस्तावना। सामान्य रूप से नीति या विधि के विरुद्ध कोई भी कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इस समय पूरा देश ही भ्रष्टाचार के हाथों में बंधक बन गया है। जहां देखो तहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। यानी आप ये कह सकते हो कि भ्रष्टाचार से आज की डेट में कोई भी देश मुक्त नहीं है। देखो, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात स्तर से गिरा हुआ आचरण। ठीक है, किससे गिरा हुआ? स्तर से
स्तर से गिरा हुआ आचरण, ये देश समाज को भ्रष्ट कर देते हैं। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार क्या है? भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गई है। संसार का कोई देश इससे अछूता नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना, शिक्षा का गिरता स्तर, चलचित्र दूरदर्शन भ्रष्ट मंत्री एवं शासक राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। ठीक है, शासकीय राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उपाय जो है वो निम्नलिखित है। उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। भारत में सबसे अधिक भ्रष्टाचारी शिक्षित वर्ग में है, यानी कि जितने भी भ्रष्टाचारी करें वो शिक्षित वर्ग के ही है, गरीब कम है भ्रष्टाचार। अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक व आध्यात्मिक स्तर को उठाया जाना चाहिए। बालकों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी अवश्य दी जानी चाहिए, जिसके अंदर उसको डर रहेगा, यार घूस लेंगा अगर हम लेंगे तो हमें भगवान प्रताड़ित करेंगे, भगवान दंड देंगे, हमारे बाल बच्चों पर बिताएंगे, ये होता भी है। ठीक है, राजनीति नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। भ्रष्ट राजनेता के कारण और इनके द्वारा भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। मतदान में भी अनेक प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसकी देख लेते हैं हम, क्या है नेक्स्ट हेडिंग। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं वे चुनाव प्रचार प्रसार में व्यय की गई राशि अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करते हैं। दंड व्यवस्था में सुधार क्या है? देखो, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आवश्यक है दंड व्यवस्था में सुधार किया जाए। पुलिस विभाग में भी सुधार करनी चाहिए। भ्रष्टाचार फैलाने वाले व्यक्ति को नौकरी से हटा देना चाहिए। उपसंहार क्या है? भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी को अपने देश के भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार को, प्रशासन को, सभी को मिलकर, और भ्रष्ट पाए जाने वाले व्यक्ति को कठोर दंड भी देना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड सभी फ्रेंड में अपने शेयर करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना।